तो आज का हमारा लेक्चर है संस्कृति और मीडिया। मीडिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला प्रिंट मीडिया, जिसमें पत्र, पत्रिकाएं, दैनिक समाचार पत्र आदि आते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह है, ये सब हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आएंगी। ये दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं, या ये कहें कि संस्कृति में कैसे मीडिया के माध्यम से परिवर्तन आ जाता है, कैसे वो बनती बिगड़ती रहती है या संवर्धित और संशोधित होती रहती है। संस्कृति और मीडिया में हमें यही मुख्य रूप से देखना है। यूँ तो मास मीडिया मुख्यतः सूचना और मनोरंजन के माध्यम के रूप में ही जानी जाती है या उसी के लिए काम में आती है, लेकिन इसके साथ साथ ही सिनेमा और टीवी पर विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम आते हैं, गीत, नाटक, धारावाहिक, रियलिटी शोज, फैशन शोज आदि, या रेडियो पर फिल्मी गीत, गज़ल, रेडियो जी कोज की जो टिप्पणियाँ आदि आती हैं, उनके माध्यम से आज जो चारों मनोरंजन की सामग्री के रूप में फैला हुआ है, वो हमारी संस्कृति पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। विभिन्न देशों की जो सामाजिक संस्कृतियां हैं वो हमारी इस इंटरनेट या टेलीविज़न, रेडियो या समाचार पत्रों के माध्यम से आती रहती है। पहले क्या होता था कि जब व्यक्ति के पास समय होता था तो वो अपना मनोरंजन करने के लिए पड़ोस में जाता था, अपने सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटता था, लेकिन आज उसने अकेला कर दिया है आदमी को। आज एक अकेला आदमी नेट पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर या इंटरनेट से कोई भी वीडियो निकाल कर देखता रहता है, अकेला ही हंसता रहता है, अकेला ही रोता रहता है, और इतना अकेला हो गया है कि वो अपने दुख या सुख दूसरों से शेयर नहीं करता, यानी कि उसका अकेलापन मीडिया ने बढ़ाया है। पहला प्रभाव ये, यानी कि हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में जो मिलजुल कर रहने की परंपरा थी, उसको इसने पीछे धकेल दिया है और आदमी में वो अकेलापन आ गया है, और अपने दुख बांटना और दूसरों के दुख में शामिल होना उसने कम कर दिया है। चाहे खुशी हो या दुख, वह अकेला जीता है और उसी का ही अभ्यस्त होता जा रहा है। तो ये हमारा नकारात्मक प्रभाव मीडिया का हमारी संस्कृति पर पड़ा है। दूसरा है कि भारत संस्कृति व्यक्ति को स्वकेंद्रित नहीं करती, यानी कि अपने आप में ही केंद्रित रहे, अपने ही दुख, अपने ही सुख के बारे में सोचे। हमारी संस्कृति ऐसा नहीं कहती। हमारी संस्कृति ये सिखाती है कि दूसरों के दुख में, पर दुख कातर शब्द इसी के लिए यूज होता है कि दूसरों के दुख में हमें शामिल होना होगा, दूसरों के दुख दूर करने की हमें चिंता करनी होगी। लेकिन जो हमारी संस्कृति भावनाओं का विस्तार सिखाती थी, आज मास मीडिया ने तेजी के साथ इस भावना को परिवर्तित कर दिया है, इतना बदल दिया है इस भावना को। जो भावनाओं का विस्तार करने की हमारी संस्कृति है, उसमें इतना बदलाव लाए ये जो मीडिया के माध्यम है या मीडिया के साधन है, कि आदमी पड़ोसी को भी गैर मानने लगा, और पड़ोसी छोड़िए अपने घर वालों को भी वो गैर मानने लगा है। तीसरा, संस्कृति का मीडिया का प्रभाव संस्कृति पर ऐसे पड़ रहा है कि जो फिल्में आदि हम देखते हैं उसमें हिंसा भरपूर दिखाई जाती है, और उस हिंसा को टाइम जब देखने वाला एंजॉय करता है, धीरे धीरे वो उसके आचरण में भी, उसके व्यवहार में भी दिखाई देने लगती है। हिंदी में जो सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म शोले है, उसमें हिंसक दृश्यों की भरमार थी, और जब इस तरह के दृश्यों को निरंतर आदमी देखता रहता है तो उसके आचरण में वो ढलते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, यानी कि जैसा जैसा देखता है आदमी, वैसा ही वैसा उसके आचरण में बदलाव आता रहता है। साहित्य का ये एक विशेष महत्व होता है, और जब साहित्य में यानी फिल्मों में इस तरह की चीज़ें परोसी जाती हैं तो व्यक्ति का आचरण ऐसे ही होता चला जाता है। और हमारी संस्कृति जो अहिंसा सिखाती है, वो कहीं ना कहीं उससे आहत होती है, यानी कि उसको चोट पहुंचती है और उसमें बदलाव आता जाता है। यानी कि हमारे समाज के जो लोग हैं, अगली पीढ़ी जो है वो हिंसा में ज़्यादा प्रवृत्त होने लगती है।
एक और इसी तरह का हिंदी धारावाहिकों में प्रचलन चल रहा है कि जो हमारे समाज की महिलाएं हैं वे सदा ही दूसरों का हित चिंतन नहीं करती। यानी कि हमारी संस्कृति में महिला को मातृशक्ति बताया गया है, जो परिवार से लेकर पूरे समाज की चिंता करती है और समर्पण भाव से, सेवा भाव से अपने को समर्पित करके बलिदान कर देती है, लेकिन दूसरों को दुख नहीं होने देती और अपने दुख की वो चिंता नहीं करती। ये हमारी संस्कृति की महिला शक्ति, मातृशक्ति की विशेषता है। लेकिन जो धारावाहिक अब चल रहे हैं उसमें दूसरों का हित चिंतन करने वाली माँ, बहन, बेटी को षड्यंत्रकारी के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, कुसुम, जस्सी जैसी कोई नहीं, ऐसे धारावाहिक यह सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि हर घर में मंथराएं भरी पड़ी हैं। यानी कि हर घर में मंथराएं, यानी कि घर में कलह करने वाली, एक दूसरे के हक को छीनने वाली और छीनने की योजना, षड्यंत्र बनाने वाली महिलाएं हैं। अच्छी महिलाएं खत्म हो गई हैं। यानी कि भारतीय संस्कृति की जो महिला अपने आप को समर्पित करती है दूसरे के दुख को दूर करने के लिए, ये धारावाहिक उसी महिला की छवि इस तरह धूमिल कर देते हैं देश विदेश में भी कि भारतीय महिलाओं से जो है सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वो षड्यंत्रकारी महिलाएं होती हैं एक दूसरे के हक को हड़पने के लिए। तो ये भी हमारी संस्कृति को चोट पहुंचा रही है इस तरह से। चौथा हम देखते हैं कि समाज के एक वर्ग को छोड़ दें तो लड़कियों की शिक्षा और रोजगार की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। एक वर्ग जो छोड़ा जाता है उसे आप समझ सकते हैं कि कौन सा वर्ग है, उस जिसमें महिलाओं की शिक्षा को बहुत विशेष रूप से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। लेकिन बाकी सब में महिलाओं की शिक्षा को, उन्हें रोजगार देने को, उन्हें आगे बढ़ाने को बड़ा प्रयास किया जा रहा है। और जब वो शिक्षित होती हैं तो उनका जो मानस चक्षु होता है, यानी उनका जो ज्ञान की आँखें होती हैं, ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं। वे घर से बाहर निकलकर समाज को देखना और समझना शुरू कर दिया है उन्होंने, और घर के निर्णयों में भी सहभागी वे बनती हैं अब। और घर के ही निर्णयों में नहीं बल्कि बाहर के निर्णयों में भी सहभागी बन रही हैं। अब तो आप देखती हैं कि हमारे मुख्यमंत्री पद तक को, या विदेश मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री तक, जो भी मंत्रालय हैं उनमें हमारी महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। और वो शिक्षा के क्षेत्र में उनकी महती भूमिका निभाने के कारण ही हुई। यानी कि जब बड़ी अच्छी स्तर से उन्होंने शिक्षा ली है और उस शिक्षा के आधार पर उन्होंने अपनी प्रतिभा को विकसित किया है, तभी वो उस दिशा में या उस पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर पाती है। और मास मीडिया ने इस संबंध में अपने दायित्व को निभाया है। यानी कि जो हमारी मीडिया है, चाहे वे फिल्म हो, टीवी हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो या रेडियो हो, उसमें जब किसी प्रतिष्ठा प्राप्त महिला की संघर्ष की कहानी वो दिखाते हैं, तो जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अभी पदार्पण ही जिन्होंने किया है, वो भी अपने नए नए बना लेती हैं लक्ष्य कि हमें ये हासिल करना है। तभी आप देखती हैं कि जो मीडिया है, मास मीडिया है, उसी से देखकर कई लड़कियां आगे बढ़ी हैं। और जैसे अभी आप गीता फोगाट को देखती हैं या पीवी सिंधु को देखती हैं, तो उनको देखने के बाद आपको लगता है कि जो विश्व स्तरीय खिलाड़ी बन गई हैं, या फिर अभिनेत्रियों को देखती हैं और ये भी देखती हैं कि ये सामान्य वर्ग से आई हैं, या कहिए कि ऐसे वर्ग से आई हैं जिनके यहाँ दाल रोटी भी पर्याप्त नहीं मिल पा रही है। तो उन्हें देखकर आप भी अपने हौसले बढ़ा लेती हैं और एक लक्ष्य को हासिल करने की तरफ बढ़ लेती हैं। तो ये हमारी संस्कृति में मीडिया का एक सकारात्मक भूमिका है और मीडिया ने इसे अच्छी तरह से निभाया है और लगातार निभाती रहती है। कैसे निभाती रहती है कि आप समाचार पत्रों को पढ़ते हैं तो उसमें भी आप देखते हैं कि किसी न किसी लब्ध प्रतिष्ठ महिला की, यानी जिसने अपने संघर्ष और परिश्रम से प्रतिष्ठा भी प्राप्त की है और अपना नाम उन्होंने कमाया है, उसको देखकर आपके हौसले बढ़ते हैं। टीवी पर भी रोज, रेडियो पर भी रोज, दिन प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसा चरित्र वो दिखाते रहते हैं।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से नकारात्मक भूमिका मीडिया निभाती है हमारी संस्कृति को पीछे, यानी संस्कृति के कुछ गुणों को धूमिल कर देती है और छवि खराब कर देती है संस्कृति की, उसी तरह से कुछ अच्छी चीज़ें भी मीडिया से हमें मिलती हैं। इसमें उदाहरण के लिए आप ये देख सकते हैं कि अपने विवाह का निर्णय जो लड़की अपने परिवार पर छोड़ती थी, वो लड़की अब अपने विवाह का निर्णय खुद भी लेने लगी है। और इसमें उन चीज़ों की भी भूमिका है, जैसे महाभारत आपने टीवी पर देखा तो टीवी में दिखाया जाता है कि पुराने समय में जो हमारी संस्कृति थी उसमें लड़की अपने वर का चयन खुद करती थी। रामायण में सीता ने स्वयंवर में अपने वर का चयन खुद किया। वहाँ सैकड़ों हजारों राजा और राजकुमार आए जो सीता के आकांक्षी थे, लेकिन सीता ने उनमें से उसी को चुना जो उसे पसंद था। यानी कि वर चयन की जो पुरानी परंपरा थी उसको महाभारत हमारे सामने लाता है और बताता है कि हमारे देश में पहले से ही स्त्रियां स्वतंत्र थी, उनको अपने बारे में, अपने जीवन साथी चुनने के बारे में निर्णय लेने की पूरी आज़ादी थी। इसी तरह से हम महाभारत में भी देखते हैं कि जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो अपने वर का चयन खुद कर सकती थी। दूसरी ओर अगर सकारात्मक ही दूसरा हम उसका देखते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो मीडिया का जैसे नकारात्मक पहलू थे, ऐसे सकारात्मक दूसरा पहलू हम देखते हैं कि समाज में जो स्त्रियां थी अनेक दबावों का सामना करती थी और उन दबावों, ये हमारा जो समाज में दबावों को दिखाया जा रहा था कि किस तरह से स्त्रियां दबावों का सामना करती हैं, तो उसमें साथ के साथ हमारी संस्कृति का ये भी पता चलता है कि हमारी संस्कृति में स्त्री को सदैव ही पूज्य माना गया है। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी की पूजा नहीं होती, वहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ हमेशा देवता निवास करते हैं, ऐसा हमारी संस्कृति में कहा गया है। लेकिन कुछ कारणों से नारी दबाव में, समाज के दबाव में आई थी। लेकिन इसका आशय हम ये नहीं मान सकते कि हमेशा हर जगह ही नारी दबाव में आती रही है, बल्कि ये कि कहीं कहीं कुछ ना कुछ अपवाद होते ही हैं। और अगर अपवाद होते हैं तो उसको, यानी कि अगर नारी कहीं दबाव में आती है तो उसके सामने उन नारियों का उदाहरण पेश किया जाता है मीडिया में सकारात्मक दृष्टि से, जहां हमारी नारियां संघर्ष करके आगे बढ़ी हैं और समाज को उनका पूरा पूरा सहयोग मिला है। लेकिन अगर हम इसका फिर दूसरा नकारात्मक भी तथ्य देखते हैं तो उसका नकारात्मक तथ्य ये भी है कि गीतों में जो एक भाव, पुराने जो गीत थे हमारे रेडियो पे हम सुनते हैं पुराने गीतों को, तो उसमें एक गीत है, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। यानी कि इसमें एक प्रेम का भाव है और वो प्रेम का भाव सात्विक भाव है, जो प्रेम होता है आगे बढ़ाता है और दोनों को सुकून देता है। लेकिन इसके आगे ये कितने नकारात्मक स्तर तक चली गई है, जैसे भारतीय फिल्मों में अब चोली के पीछे क्या है, कभी मेरे साथ एक रात गुजार ले, ऐसे ऐसे गीतों तक, यानी कि उसका जो स्तर है वो इतना नीचे गिर गया है। ये हमारी संस्कृति को चोट पहुंचाता है। लेकिन अगर उसका हम स्वस्थ रूप मीडिया में लाते हैं तो वो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाता है। दूरदर्शन के अधिकांश कार्यक्रमों में अगर हम देखें तो परंपरागत जो संस्कृति है उसका अच्छे से ध्यान रखा जाता है। लेकिन अगर प्राइवेट चैनल देखते हैं तो प्राइवेट चैनल में उसका ध्यान नहीं रखा जाता। दूरदर्शन के जो चैनल है उसमें इस तरह के गीत जो मैंने अभी बताया, चोली के पीछे क्या है या एक रात मेरे साथ गुजार ले, इस तरह के गीत दूरदर्शन के चैनल पर नहीं दिखाए जा सकते। लेकिन समस्या ये है कि दूरदर्शन के चैनल इतने लोकप्रिय नहीं हो पाते, उससे सामग्री को इतना आकर्षक ढंग से नहीं परोसा जाता कि जो श्रोता या दर्शक हैं वो उससे बंधे रह सकें। जो मीडिया पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं वे समाज के विशेष व्यक्तियों द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं और
निर्माता की संस्कृति से वे अछूते नहीं रह सकते। यानी कि संस्कृति का निर्माण साहित्य के, चाहे प्रिंट साहित्य हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक साहित्य हो, यानी कि चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके माध्यम से हमारी संस्कृति का निर्माण किया जाता है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि जो उसका निर्माण करें सामग्री का, वो हमारी संस्कृति को चोट पहुंचाने वाली चीज़ें या उसे नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें उस पर ना डालें। लेकिन इसके दोनों ही पक्ष हमारे सामने आते हैं, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। सकारात्मक में ही हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे कुछ चैनल हैं, कुछ धारावाहिक हैं, चाणक्य या महाराणा प्रताप आदि जो धारावाहिक होते हैं, वे हमारे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। या अभी जो तानाजी मालसुरे नाम की पिक्चर आई, वे हमारी संस्कृति के एक सही शिष्ट रूप को या सकारात्मक रूप को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम संस्कृति की दृष्टि से और गहराई में जाते हैं तो टीवी, दूरदर्शन सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करने में सहयोगी हो सकते हैं और हो रहे हैं। दूरदर्शन पर जब हम विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में लोकगीत, लोक संगीत, मेले, उत्सव, तीर्थ, त्योहार, खान पान, रहन सहन आदि को रेखांकित करने और परंपरागत भारतीय मूल्यों को प्रोत्साहन देने वाले चित्र, वृत्तचित्र, फिल्में, धारावाहिक आदि देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी संस्कृति देश विदेश में ये मीडिया ही है जो पहुंचा रही है। आस्था, संस्कार आदि चैनल इस दिशा में अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। और भारतीय संस्कृति में जो देशभक्ति है, मानवता है, सर्वधर्म गुण संभाव है, इसके लिए प्यार, सम्मान, सबके साथ मित्रता आदि को महत्व दिया जा रहा है और मीडिया के माध्यम से ये प्रसारित हो रही है। पर दुर्भाग्य का विषय यह है कि एक तो केबल टीवी के अधिकांश चैनल मनोरंजन, समाचार, खेल अथवा जानकारी प्रदान करने वाले ही चैनल हैं जो संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार को अपना विषय स्वीकार नहीं करते। और दूसरे, दूरदर्शन के जिन चैनलों पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जो हमारी संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं और उसे संवर्धित और प्रचारित करते हैं, तो उन चैनलों पर उनमें जो प्रस्तुतिकरण है, कलात्मक मूल्य है, अभिनय है, मनोरंजन है, इसका बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता कि उसमें पाठक और दर्शक और श्रोता बंधे रह सकें। इन्हें बासी भोजन की तरह दर्शक के सामने परोसा जाता है, जिसे वह या तो देखता ही नहीं है और देखता है तो बस अनिच्छापूर्वक देखता है। यानी कि इन कमियों को अगर हम दूर करते हैं तो मीडिया जो नकारात्मक पक्ष हैं वो भी हमारे दूर हो सकते हैं। यानी कि अगर हमारे दूरदर्शन चैनल प्राइवेट चैनल से भी बढ़िया अच्छे कलात्मक ढंग से सामग्री परोसता है तो हमारे हमारे दर्शक प्राइवेट चैनल को कम और इस दूरदर्शन चैनल को ज़्यादा देखेंगे। लेकिन क्या है कि जिस तरह से सरकारी स्कूलों में माँ बाप बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि वहाँ के जो टीचर हैं योग्य तो होते हैं, कई परीक्षाएं पास करके जाते हैं, लेकिन वहाँ सुविधाएं इतनी नहीं होती और टीचर इतने अच्छे से उसका ध्यान नहीं रखता कि उसमें बच्चे आकर्षित हो सकें। अगर प्राइवेट स्कूल की अपेक्षा वहाँ ज़्यादा अच्छे से अनुशासन रखा जाएगा, ज़्यादा सुविधाओं के साथ बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो हर माँ बाप, हर अभिभावक ये सोचेंगे कि सरकारी स्कूलों में फ़ीस कम जाती है और कई परीक्षाओं से छन कर वहाँ टीचर आता है तो बच्चों को वहीं पढ़ाया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और हम आशा करते हैं कि ऐसा हो जाए। इसके बाद हम सोचते हैं कि जो मास मीडिया है वो किसी भी देश की संस्कृति को व्यापक रूप में प्रभावित करता है और अपने कार्यक्रमों में, फिल्मों में देश की सांस्कृतिक गतिविधियों को चित्रित भी करता है। पर एक विडंबना यह है कि भारत जैसे देशों में जो पिछले कई शताब्दियों से, सैकड़ों सालों से अंग्रेजों की छत्र छाया में पलकर बड़े हुए हैं, यह अंग्रेजी अथवा पाश्चात्य संस्कृति के प्रभुत्व को भी लादने का प्रयास कर रहे हैं। पूंजीवाद की बढ़ती होड़, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्व को ग्राम के रूप में विकसित करने की कल्पना में जनसंचार माध्यमों का एक जाल ही जन सामान्य के सम्मुख बिछा दिया गया है।
विकासशील देश भारत मीडिया कार्यक्रमों के उत्पादन क्षेत्र में अभी पश्चिम का सामना नहीं कर पा रहा है। इसका लाभ उठाकर पश्चिमी देशों के चैनलों ने भारत पर सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करने के इरादे से सांस्कृतिक आक्रमण कर दिया है। मीडिया पर जितनी हिंसा और नग्नता का प्रदर्शन किया जा रहा है उसे भारतीय संस्कृति के दायरे में कहीं सिद्ध नहीं किया जा सकता। पश्चिम एक विश्रृंखलित समाज है, वहाँ हिंसा और नग्नता को सामान्य बातें माना जाता है। जिन देशों में 14 वर्ष के बच्चे के लिए जेब में कंडोम लेकर चलना अनिवार्य हो, वहाँ इन विषयों का विरोध संभव नहीं है। लेकिन भारतीय संस्कृति सदैव ही हिंसा का विरोध करती आई है और इंद्रिय निग्रह यानी संयम का प्रचार, संयम का उपदेश हमारी संस्कृति देती रही है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है उसमें अहिंसा को दृष्टि में रखकर जैन धर्म के जो लोग हैं वो नाक पर पट्टी बांधने की बात करते हैं। बौद्ध धर्म अहिंसा की शिक्षा देता है और कृष्ण, लेकिन इसके साथ ही साथ ये है कि जो सनातन धर्म है वह धर्म की अतिशयता की सीमा तक अत्याचार सहन करने की उपदेश तो देता है, पर साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि उसकी सीमा कहीं ना कहीं एक निश्चित हो जानी चाहिए। और उसका उदाहरण हमारा कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध है, जहाँ शिशुपाल के 100 अपराध कृष्ण जी क्षमा कर देते हैं और उसके बाद सीमा निश्चित जब वो लांघते हैं तो वो उसका वध कर देते हैं। इसी तरह जो अहिंसा को हम देखते हैं तो गांधी जी अहिंसा के द्वारा ही देश को आज़ाद कराते हैं। हमारे देश में जो देश का मीडिया है आज ऐसी फिल्में और कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है जहां हर बच्चे तक की जेब में चाकू रहता है, पिस्तौल रहता है, बम स्टैंड गन भी दिखा देते हैं फिल्मों में। इसीलिए आप देख सकते हैं कि बाल अपराध प्रवृत्ति हमारे इसमें ज़्यादा बढ़ रही है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे छोटी सी बात पे अपने साथियों की हत्या तक कर देते हैं। तो इससे हमारी संस्कृति को हानि हो रहा है और हानि हो रही है और ये इस तरह से बदलती जा रही है, यानी कि इसका पतन होता जा रहा है। तो हमें चाहिए कि इस तरह की फिल्मों को परोसना बंद करवाया जाए और ये जनता की मांग पर सरकार भी कर सकती है। प्राइवेट चैनलों पर ऐसे बैन लगा सकती है कि इस तरह की सामग्री वो ना परोसे। इस तरह की सामग्री वो ना परोसे जो हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए नुकसानदायी हो। अब हम जो हमारी 2-3 तरह की जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो प्रिंट मीडिया के कितने प्रभाव सकारात्मक हुए हैं और किस तरह से काम किए हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती हैं। अगर हम इस पर बात करते हैं तो सबसे पहला हिंदी में जो समाचार पत्र आया था वो उदंत मार्तंड था और 1826 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था। लेकिन इसका विकास धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि आज हिंदी पत्रकारिता एक बड़े बरगद के वृक्ष की तरह फैल चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि इतने प्रयासों के बावजूद भी अंग्रेजी की पिछलग्गू के रूप में इसे रहना पड़ा था। और इसका जो विशेष कारण है वो ये है कि अंग्रेजी पत्रों को जो सुविधाएं होती हैं, आर्थिक सुविधाएं, वे विज्ञापन से ज़्यादा प्राप्त हो जाती हैं, जबकि हिंदी जो पत्र पत्रिकाएं हैं उन्हें ये सारी चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाती हैं। प्रिंट मीडिया का एक गुण कहिए नहीं, इसको दोनों कह सकते हैं, गुण भी और दोष भी, कि प्रिंट मीडिया को पढ़ने के लिए अलग से हमें टाइम निकालना पड़ता है। टीवी यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई भी हो, आप रेडियो भी है, जैसे रेडियो FM है, मोबाइल पे भी सुन सकते हैं, कान में लीड लगाया, जेब में मोबाइल रखा और काम करते करते आप उसे सुन सकते हैं। लेकिन प्रिंट मीडिया को आपको अलग से टाइम देकर ही पढ़ना पड़ेगा। दूसरे आप ये भी देखते हैं कि जो प्रिंट मीडिया है उसको सिर्फ शिक्षित लोग ही पढ़ सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो लोग भी सुन सकते हैं जो शिक्षित नहीं हैं। साथ ही ये भी देखा जाता है कि जो शिक्षित लोग हैं उनके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है और जो अशिक्षित है या जिनके पास ज़्यादा टाइम है
वो पढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए प्रिंट मीडिया का दायरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपेक्षा कम रह जाता है। लेकिन उसके बाद भी इतना आप देख सकते हैं कि आपके घर में टीवी भी है, सब कुछ, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब है, लेकिन जब आप सुबह सुबह, जब तक आपके सामने दैनिक पेपर नहीं आता है, जैसे आप दैनिक जागरण पढ़ते हैं, चाहे अमर उजाला पढ़ते हैं, तो जब तक आपके पास पेपर नहीं आता है तब तक आपको चाय में टेस्ट नहीं आता है। यानी कि चाय पीते समय आप टीवी देखने की अपेक्षा पेपर पढ़ने को ज़्यादा वरीयता देते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इसलिए प्रिंट मीडिया, चाहे पत्र पत्रिकाएं हो, चाहे दैनिक पत्र हो, चाहे साप्ताहिक पत्र हो, चाहे मासिक पत्र हो, उनका अभी भी उनके पाठक कम नहीं हुए हैं और उनके प्रति लोगों की रुचि कम नहीं हुई है। लेकिन फिर भी अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं को आज भी ज़्यादा विज्ञापन से राशि मिलती है। लेकिन अगर हम उनके पाठकों पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि पहले जितना हिंदी पत्र पढ़े जाते थे, अब उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति पर है उनके पाठकों की संख्या। कुछ पहले कराए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत में 4,777 अंग्रेजी पत्र पत्रिकाएं पढ़ी जा रही थी, जिनमें से 209 दैनिक हैं। लेकिन इसकी तुलना में हिंदी की पत्र पत्रिकाओं की और पाठकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसकी अंग्रेजी की तुलना में हिंदी में 9,665 पत्रिकाएं पढ़ी जाती हैं, जबकि अंग्रेजी में 4,777 पढ़ी जाती है। और इसमें से 1,182,000 दैनिक हैं। उर्दू भी हिंदी की एक ही शैली है, इसके आंकड़े भी शामिल कर लें तो हिंदी में 5 गुने से भी ज़्यादा दैनिक पत्र हो जाएंगे। और यह सब तब है जब बहुत सारे विज्ञापनदाता यह सोचकर कि उनके उत्पादकों के लिए क्रय शक्ति अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं के पाठकों में अधिक है, अपने विज्ञापन हिंदी पत्र पत्रिकाओं को नहीं देते, अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं को ही देते हैं। अगर इस राशि को हम देखें तो अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं को विज्ञापन की 57% आय होती है। यानी कि जितनी उनकी लागत होती है, उसमें जितनी उनके पास आमदनी होती है कुल, उसका 57% भाग उन्हें विज्ञापनों से मिल जाता है। और दूसरी तरफ अगर हिंदी पत्र पत्रिकाओं को देखें तो उन्हें केवल 20% ही विज्ञापनों से मिलता है। यानी कि हिंदी पत्र पत्रिकाओं में आज भी विज्ञापन लोग कम देते हैं। और अगर दूसरी भाषाओं को भी मिला लें तो वो 20 की जगह बस 23% ही हो पाता है। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि भारतीय का भारी बहुत ज़्यादा आर्थिक प्रोत्साहन मिलने पर भी अंग्रेजी पत्र पत्रिकाएं इतनी नहीं पढ़ी जा रही हैं हमारे समाज में जितनी हिंदी पत्र पत्रिकाएं। अब आते हैं रेडियो, सिनेमा और टेलीविज़न पर। रेडियो, यूँ तो रेडियो पहले बहुत सुनी जाती थी, लेकिन अब जब से टेलीविज़न आया है या सोशल मीडिया हुआ है तब रेडियो का विकास, थोड़ा सा प्रचार प्रसार या रेडियो का उपयोग, यूज़ कम हो गया। लेकिन एफएम रेडियो ने इसका जो श्रोताओं की संख्या है वो बढ़ा दी है। आप मोबाइल पर भी या गाड़ी में भी बैठे हैं तो वहाँ भी आप एफएम रेडियो खूब सुनते हैं। तो एफएम रेडियो की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में सुनी जाती है, ज़्यादा संख्या में उसके श्रोता है। चाहे वो न्यूज़ सुने, चाहे गाने सुने, चाहे कुछ भी सुने, लेकिन एफएम रेडियो बहुत सुनी जाती है। और जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने जो मन की बात चैनल है वो रेडियो के दूरदर्शन पर ही रेडियो पर ही सुनाते हैं, आकाशवाणी पर। और इससे आकाशवाणी में भी लोग सुनने लगे हैं। यानी कि रेडियो प्रचार प्रसार हमारी संस्कृति का अच्छे से करती है, क्योंकि जो आकाशवाणी चैनल है वो दूरदर्शन की तरह भारतीय संस्कृति के हितकारी या उसके संवर्धित चैनल ही बढ़ाएगी, संरक्षित, उसमें वही संरक्षित रहेगा जो हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति को नुकसान देने वाली वो चीज़ें कुछ नहीं बढ़ा पाएगी। तो हम कह सकते हैं कि रेडियो भी हमारी संस्कृति को प्रभावित करती है। या दूर देशों में जब हमारी आकाशवाणी चैनल दूर देशों में हमारी संस्कृति की चीज़ें सुनते हैं लोग, तो उससे हमारी संस्कृति दूर देशों तक भी फैलती है। जैसे कि अगर हम एक योगा के कार्यक्रम की बात करें जो 21 जून को होता है, तो वो पूरे देश विदेश में जो फैलाया
हालांकि उसमें मोदी का या बाबा रामदेव का योगदान ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी जब वो 21 जून को पूरे भारत का दूरदर्शन चैनल, प्राइवेट चैनल, सब कोई उसी को दिखाता है, तो पूरे विश्व में हमारी संस्कृति का परचम लहर जाता है, यानी कि हमारी संस्कृति का ही झंडा उस दिन लहरता है। अगर हम हिंदी फिल्मों की बात करते हैं, यानी कि हिंदी फिल्में एक प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बड़ा सशक्त साधन है, तो इसका सबसे बड़ा योगदान तो आप हिंदी भाषा के लिए मान सकते हैं कि अगर सही मायने में हिंदी की अपार लोकप्रियता का श्रेय किसी को दिया जाएगा तो वो हिंदी फिल्मों को दिया जा सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में जो आज़ादी हमें मिली उसमें हिंदी के विकास की कमान हिंदी फिल्मों ने ही संभाली है। पिछले 5-6 दशकों में देशभक्ति, सामाजिक परिवेश, धार्मिक भावनाओं और पारिवारिक समस्याओं से ओतप्रोत हिंदी में बनी फिल्मों ने सारे समाज पर असर डाला है, चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना रहते हों। भरपूर संवेदनाओं से भरी इन हिंदी फिल्मों ने हिंदी पसंद करने वाले दर्शक वर्ग की संख्या में वृद्धि की है। अनेक लोग तो ऐसे भी हैं कि जिन्हें हिंदी नहीं आती, वे भी हिंदी सीखकर हिंदी फिल्में देखते हैं, और तब आपको और ज़्यादा आश्चर्य होगा जब आप ये देखते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति हिंदी फिल्मों के जो डायलॉग हैं उन्हें कहता है, अपने टीवी पर अपने देश के लोगों को भी बताता है, सभी से कहता है कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ये शाहरुख खान का डायलॉग है, और इससे पता चलता है कि उन्होंने वो हिंदी फिल्म देखी होगी। अगर नहीं देखी होती तो उन्हें वो डायलॉग एक लक्ष्य करके वो नहीं कह सकते थे। यानी किसी भी भाषा के हों, किसी भी देश के लोग हों, हिंदी फिल्मों को बड़ी तन्मयता से देखते हैं। और इससे परिणाम क्या निकलते हैं कि सिनेमा तो चल ही रहा है, लेकिन इसने हमारी जो हिंदी भाषा है उसे पूरे विश्व में एक संपर्क भाषा बनने की दिशा में भी आगे बढ़ाया है। और केवल हिंदी भाषा नहीं, बल्कि जो हमारे चैनल हैं वो क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपनी फिल्में बनाते हैं और उसमें दिखाते हैं, तो उससे हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वे भी, और जो क्षेत्रीय संस्कृति है वे भी लगातार अपने अस्तित्व को बनाए रखेंगी। उससे उनके अस्तित्व के बने रहने में बहुत ही सहायता मिलेगी। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर कोई बड़ी संस्कृति आती है तो छोटी संस्कृति खत्म हो जाए, जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है। बड़ी संस्कृति, विस्तृत संस्कृति या पुरानी ऐतिहासिक संस्कृति जो आज भी जीवंत है, वो छोटी छोटी क्षेत्रीय संस्कृतियों को खा ना जाए, लील ना जाए, इसके लिए हमारे सिनेमा में हमारी फिल्में जो क्षेत्रीय भाषाओं में बनती हैं उनका बड़ा योगदान रहता है। आज की स्थिति में सच्ची जनभाषा का परचम हिंदी फिल्मों ने लहराया है, और क्षेत्रीय भाषाओं के अस्तित्व को बनाए रखने में भी हिंदी फिल्में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। धारावाहिक फिल्मों और अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों की एक अंतहीन श्रृंखला से भरपूर ये धारावाहिक चैनल भी हिंदी कार्यक्रमों में अटे पड़े हैं, और अभिजात वर्ग अंग्रेजीता ग्लैमरस चेहरों को हिंदी बोलते देखकर अभिभूत हैं। हर पल हर समय 24 घंटे अधिकतर हिंदी में चलने वाले जी सोनी आदि की लोकप्रियता का जवाब नहीं, साथ ही ईटीवी, डिस्कवरी और स्टार प्लस भी इस मामले में ज़्यादा पीछे नहीं है। जी न्यूज़, आज तक और स्टार न्यूज़ सरीखे चैनलों ने हिंदी समाचारों में एक नया रंग भरा है, और अब आम आदमी लगातार हिंदी समाचारों को देखकर भी थकता नहीं है। बीबीसी जैसी संस्था ने अपने समाचार हिंदी में देने इसलिए आरंभ किए क्योंकि वह ज़मीनी वास्तविकता से परिचित है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जितने भी हिंदी चैनल चलेंगे उसमें हमारी हिंदी यानी कि भारत की संस्कृति दिखाई जाएगी, और जो क्षेत्रीय चैनल हैं वे चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे धारावाहिक चैनल हो या हिंदी फिल्में हो, वे क्षेत्रीय संस्कृति को भी लगातार अस्तित्व उनका बनाए रखेंगे। इसके बाद हमारा चलता है विज्ञापन। तो विज्ञापन में जो सामग्री होती है वो अपने किसी ना किसी उत्पादन को बेचने के लिए, जो उनकी उत्पाद्य सामग्री होती है
उसी सामग्री को, उत्पादित सामग्री को बेचने के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं। इसका एक नेगेटिव प्रभाव हमारी संस्कृति पर यह पड़ता है कि जो ग्लैमर की दुनिया है उससे चकाचौंध हमारे सामान्य लोग हो जाते हैं, सामान्य जनता होती है, और एक तरह का काला जादू उन पर ऐसा होता है कि उनके जो बौद्धिक क्षमता होती है, किसी चीज़ का जो विवेक होता है अच्छे बुरे पहचानने का, वो उस पर काला जादू हावी हो जाता है। यानी कि जैसे आप एक उदाहरण में देख सकते हैं कि आपको विज्ञापन दिखाया जाता है बॉर्नवीटा का, कि बॉर्नवीटा डालिए और बच्चों को दूध पिलाइए। अगर हमारे बच्चों को जिनको चाय की लत पड़ती है वो बॉर्नवीटा डालकर दूध पीते हैं, लेकिन अगर हम असली दूध यूं ही पिए बिना कुछ डाले तो संभवतः वो ज़्यादा पौष्टिक होता होगा और ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता होगा। या इससे अलग भी अगर हम किसी खाने पीने की और चीज़ों का जब ऐड देखते हैं और फिर उनको एक फ्रूटी आप देख सकते हैं, अगर आप फ्रूटी ऐड देखकर खरीदते हैं, कोको कोला खरीदते हैं, यानी कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक आप एडवर्टाइजमेंट देखकर खरीदते हैं, तो जो उपभोक्ता है उसके दिमाग से अच्छे बुरे का विवेक खत्म हो जाता है और जितना बड़ा एडवर्टाइजमेंट, जितनी चमक दमक वाला एडवर्टाइजमेंट देखते हैं उस चीज़ को वो खरीद लेते हैं और उनका स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है और उनके कमाई का, पैसे का भी नुकसान होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गन्ने का रस, नींबू का रस जितना स्वास्थ्यवर्धक आपके लिए लिक्विड पे हो सकता है उतना कोल्ड ड्रिंक किसी स्थिति में भी नहीं हो सकता। अगर आप गन्ने का रस पीते हैं तो जो गन्ने के रस को बेचने वाले गली मोहल्ले वाले लोग हैं उनकी आय में वृद्धि होगी, ना कि किसी बड़ी कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी की। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली जो बड़ी कंपनी है वो पूंजीवाद की समर्थक होती हैं और पूंजी एक जगह इकट्ठी करती है। लेकिन अगर आप नींबू का पानी पीते हैं या नींबू का रस बना के पीते हैं, लिक्विड नींबू का शरबत, या फिर गन्ने का रस आप गली मोहल्ले से पीते हैं, तो हमारे देश की जो आम जनता है उसकी समृद्धि बढ़ेगी, उसका आर्थिक विकास होगा, जो हमारे देश के लिए भी हितकारी होगा। और दूसरा, जब आप गन्ने का रस पिएंगे या नींबू का शरबत पिएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक भी होगा, क्योंकि वो आपको ओरिजिनल रूप में ताज़ा ताज़ा मिलेगा, जबकि कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारे केमिकल मिला कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि हमारी संस्कृति को, जो हमारी संस्कृति ताज़ा भोजन करने के लिए प्रेरित करती है, वो अब बासी भोजन खाने के लिए, बासी कोल्ड ड्रिंक, केमिकल पीने के लिए आतुर रहती है और उससे उसका स्वास्थ्य भी खराब होता है और हमारी जनता की जो विकेंद्रीकरण आर्थिक शक्ति का होता है वो एक केंद्रीकृत होने लगता है। यानी कि एक कंपनी के पास वो पैसा जनता की कमाई का, गाढ़ी खून पसीने की कमाई का जाने लगता है। लेकिन अगर हम इसको अपनी भाषा से भी जोड़ के देखें संस्कृति के साथ साथ, तो आप देखते हैं कि जो अंग्रेजी कंपनियां हैं वो भी हिंदी में एडवर्टाइजमेंट देती हैं, क्योंकि हिंदी बोलने वाली जनता ज़्यादा है, समझने वाली जनता ज़्यादा है, और वो इस तरह से हर क्षेत्रीय भाषा में भी अपने विज्ञापन देते हैं, हिंदी भाषा में भी अपना विज्ञापन देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के संवेदनाओं को छू सके और उन्हें प्रेरित कर सके, उनमें गहरी पैठ बना सके उनके उत्पादित सामानों को खरीदने के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विज्ञापन भी हमारी संस्कृति को बहुत गहरे तक प्रभावित कर रहे हैं और उसके नकारात्मक विज्ञापन के प्रभाव ज़्यादा है और सकारात्मक कम है, क्योंकि विज्ञापन छोटे मोटे व्यापारी या छोटे मोटे जो उत्पादक होते हैं, जैसे मैंने गन्ने के रस का उदाहरण दिया, वो अपनी दुकान का विज्ञापन नहीं दे सकते। विज्ञापन में बड़ा पैसा खर्च होता है और विज्ञापन वही देते हैं जो बड़ी आर्थिक शक्ति के और बड़ी सामाजिक शक्ति के सिंहासन पर बैठे हैं या उनके पास, जिनके पास ज़्यादा बड़ी शक्तियाँ हैं, सामाजिक हो या आर्थिक हो। तो इस तरह से हमारी संस्कृति अर्थ का विकेंद्रीकरण करने के लिए कहती है, केंद्रीकरण करने के लिए नहीं कहती। हर जो अंत्योदय यानी कि गरीबी की रेखा से नीचे वाला व्यक्ति है उसको भी बढ़ाने के लिए हमारी संस्कृति कहती है। और अगर हम विज्ञापन की देखी हुई चीज़ें खरीदते हैं तो वो जो गरीबी की रेखा से भी नीचे यानी कि अंतिम सीमा पर जो हमारे देश का नागरिक बैठा हुआ है उसको इसमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम ये भी कोशिश करें कि हम विज्ञापनों से ज़्यादा ना प्रभावित हो और विज्ञापन की चमक दमक की दुनिया से दूर रहकर वास्तविक दुनिया में
अपना प्रवेश रखें या अपने को वास्तविक दुनिया से कटने ना दें। तो ये हमारा आज का जो पाठ है संस्कृति और मीडिया, ये पूरा हुआ। धन्यवाद।